आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10, 11 व 12 का ग्रामर। और ग्रामर में हम लोग नरेशन पढ़ेंगे। नरेशन आप लोग सब लोग पढ़े ही होंगे। एक बार और देखिए हमारे माध्यम से, न्यू टैलेंट कोचिंग सेंटर टिकवटार के माध्यम से देखिए नरेशन क्या होता है। सबसे पहले नरेशन का कई लोग पूछे हैं, कई लोग इसका मतलब नहीं जानते। नरेशन का हिंदी क्या होता है? तो नरेशन का हिंदी यानी वर्णन या बयान होता है, यानी किसी चीज के बारे में वर्णन करना या उसको बयान करना हमारा नरेशन कहलाता है। अब नरेशन में हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे क्या होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है ये भी देख लीजिए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष होता है। और हमारा होता है इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष हो गया, वो अप्रत्यक्ष हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये होता है कथन। स्पीच मतलब होता है कथन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है? तो सबसे पहले क्या होता है डायरेक्ट, क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग जान ले। तो डायरेक्ट क्या होता है? किसी व्यक्ति के कथन को उसी की भाषा में, किसी व्यक्ति को यानी कोई भी व्यक्ति बोलता हो तो उसी की भाषा में ज्यों का त्यों को व्यक्त करना डायरेक्ट स्पीच अथवा डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच अथवा डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति कोई भी भाषा बोल रहा है तो उसी के भाषा में हम जो का क्या करते हैं, तो यानी उसी की भाषा को क्या करते हैं, दोहरा कर हम वही भाषा उसी को बोलते हैं, तो वही हमारा डायरेक्ट स्पीच अथवा डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? यानी उसके कथन को अन्य व्यक्ति के द्वारा, यानी जो वो बोल रहा है और दूसरे व्यक्ति के द्वारा अपने शब्दों में आवश्यक परिवर्तन के साथ वर्णन करना इनडायरेक्ट स्पीच अथवा इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यानी जो वो बोल रहा है, जो कथन बोल रहा है, वो अन्य व्यक्ति द्वारा यानी दूसरे व्यक्ति द्वारा शब्दों में आवश्यक परिवर्तन के साथ जो वर्णन करता है यानी स्पीच देता है, वही हमारा इनडायरेक्ट स्पीच अथवा इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जान गए। डायरेक्ट क्या होता है? किसी व्यक्ति के कथन को उसी की भाषा में जो का त्यों व्यक्त करना हमारा डायरेक्ट स्पीच अथवा डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? उसके कथन को अन्य व्यक्तियों के द्वारा अपने शब्दों में आवश्यक परिवर्तन के साथ वर्णन करना इनडायरेक्ट स्पीच अथवा इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। एग्जाम्पल मान लीजिए, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम पुअर मैन। आई एम पुअर मैन, यानी ये क्या हो गया? ये हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया। यानी ये डायरेक्टली बोल रहा है, मैंने कहा मैं गरीब आदमी हूं, यानी मैंने कहा मैं गरीब आदमी हूं। इसका हमारा हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा, मैंने कहा मैं
गरीब आदमी हो, तो क्या करेंगे हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे। इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, उसके कथन को अन्य व्यक्ति के द्वारा अपने शब्दों में आवश्यक परिवर्तन के साथ, यानी जो भी आवश्यक परिवर्तन में हम चेंज कर सके, आवश्यक परिवर्तन के साथ करना हमारा इनडायरेक्ट स्पीच अथवा इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो इसी तरह इसको चेंज कर लेंगे इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये तो रहेगा ही, आई सैड, और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे हम क्या करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। इसमें कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे डैट का प्रयोग करते हैं। अब ये देखेंगे कि ये किस टेंस का है हमारा, आई एम पुअर मैन, ये किस टेंस का है, तो हमारा एक प्रेजेंट का है, इसको क्या करेंगे हम फास्ट में बदल देंगे। तो आई वाज पुअर मैन, यानी वो बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है, मैंने कहा मैं गरीब आदमी हूं, लेकिन ये इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर रहा है, मैंने कहा कि मैं गरीब आदमी था, मैंने कहा कि मैं गरीब आदमी था। अगर इतना बताने के बावजूद भी आप लोग को कंफर्म यानी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसका स्मरण संकेत बता दे रहा हूं कि कौन क्या है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, और ये इन्वर्टेड कामा क्या होता है, तो ये बता दे रहा हूं मैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूले के आधार पे बता दे रहा हूं। स्मरण सहायक संकेत, जो भी हम प्रयोग करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में, जो भी संकेत प्रयोग करते हैं उसके बारे में मैं बता दे रहा हूं। तो उसके बाद से जो भी हमारे डायरेक्ट यानी सेंटेंस आएंगे उसको हम लोग लगाते चलेंगे। तो पहला देखिए, कामा डैश कामा, यानी ये कामा हो गया, उसके बाद से बीच में हमारे सेंटेंस होते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, कामा को बंद कर लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड कामा को क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कामा, कामा कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, यानी ए भी कामा डैश डैश के साथ जो बाहर होता है, यानी कामा के जो बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे हम ए कामा डैश डैश कामा, इसके जो बाहर आएगा ना, इससे जो कामा से बाहर लिखते हैं, बता दे रहे हैं, कामा के बाहर, कामा के बाहर, कामा के बाहर की वर्ब को, कामा के बाहर की वर्ब को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग कहते हैं कि रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग कहते हैं। कामा की जो भी कामा के अंदर जो रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, लेकिन जो कामा के बाहर रहता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। या जैसे अब ये हो गया हमारा तीसरा, कामा डैश कामा बंद हो गया। अब ये जो है ये कामा हो गया और ये भी कामा हो गया, जो इसके अंदर, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो कामा के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। के अंदर के कथन को
रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो कामा के अंदर आता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो कामा के बाहर आता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब नेक्स्ट चौथा हमारा क्या होता है, नेक्स्ट चौथा लिख लीजिए, कामा दस कामा। अब ये कामा दस कामा के पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर जो भी हम लिखते हैं कामा के बाहर या कामा के अंदर, तो उसे हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं कि पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, यानी जो भी क्या करते हैं हम कामा या कामा के अंदर कामा के बाहर के जो भी हम पहला अक्षर लिखते हैं उसे हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। कामा के बाद जैसे हम लिखे थे आई सेड कामा, उसके बाद फिर से लिखे थे आई एम पुअर मैन, तो आई कैपिटल लेटर था हमारा, आई कैपिटल लेटर था। ठीक इसी प्रकार से लास्ट इसका पॉइंट है पांचवा, पांचवा लिख लीजिए। पांचवा क्या होता है, पांचवा हमारा होता है डायरेक्ट नरेशन में वक्ता के शब्दों को कामा डैश कामा के अंदर लिखा जाता है। यानी डायरेक्ट नरेशन में वक्ता के शब्दों को डायरेक्ट नरेशन में वक्ता के शब्दों को कामा डैश कामा यानी कामा डैश के अंदर लिखा जाता है, के अंदर लिखा जाता है। यानी डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट नरेशन में वक्ता के शब्दों को कामा इन्वर्टेड कामा कामा डैश कामा के अंदर लिखा जाता है। ठीक इसी प्रकार इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार लिखेंगे इनडायरेक्ट वाला, इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। यानी इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन डायरेक्ट नरेशन में वक्ता के शब्दों को कामा डैश के अंदर लिखा जाता है। और अलग अलग वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग वाक्यों को यानी जो भी हमारे सेंटेंस आते हैं अलग अलग प्रकार के आते हैं, जो भी अलग अलग वाक्यों का इनडायरेक्ट में बदलने के नियम भी, अलग अलग वाक्यों को इन डायरेक्ट में बदलने के नियम भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो भी हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में
इन्वर्टेड कॉमा का तो प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अलग अलग वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे अभी अभी मैं एक आपको एग्जांपल बताया हूं, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम पुअर मैन इन्वर्टेड कामा बंद, यानी क्या कह रहा था वो, डायरेक्ट स्पीच में बोल रहा था मैंने कहा मैं गरीब आदमी हूं, मैंने कहा मैं गरीब आदमी हूं, तो ठीक उसका हम इनडायरेक्ट बनाए हैं। तो इनडायरेक्ट में क्या, उसके वाक्यों को हम क्या किए हैं, थोड़ा सा बदलाव किए हैं कि नहीं, वो प्रेजेंट टेंस में था लेकिन पास्ट में हम चेंज किए हैं, लिखे हैं हम आई सेड और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे हम क्या लिखे हैं, डैट। आई उसके बाद से एम के जगह पे हम वाज रख दिए, एम के जगह पे वाज रख दिए, परिवर्तन हुआ है कि नहीं, एम के जगह वाज रख दिए हैं, तो क्या हो गया है, आई वाज पुअर मैन, यानी मैंने कहा कि मैं गरीब आदमी था। तो देखिए इतना हम लोग जान गए कि नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, और इसके स्मरणीय सहायक संकेत क्या होते हैं, इतना आप लोग जान गए हैं तो आगे चल के कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य आप लोग लगाएंगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो मैं यहीं तक रहने दे रहा हूं, नेक्स्ट पार्ट में इसके जितने भी एक्सरसाइज हैं सारा का सारा मैं सॉल्व कराऊंगा। तो प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, तभी इसके अगले नेक्स्ट पार्ट की हम एक्सरसाइज आपको पूरी तरह से बताएंगे, हाई स्कूल और इंटर का भी, और नरेशन आपका चलता ही रहेगा। इसके बाद ये एक्सरसाइज बताने के बाद जस्ट मैं एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज शुरू करूंगा, उसके बाद से आप लोग का अलंकार आता है वो बताऊंगा।